तो हेलो दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की जो धारा 118 है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। धारा 118 क्या है, क्या कहता है, क्या उपबंध करता है, धारा 118 किसके बारे में बताता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग लेंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और यह वीडियो तो शेयर तो जरूर कर दीजिए ताकि ये जानकारी औरों लोगों तक भी पहुंच सके। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि धारा 118 है क्या। तो धारा 118 कहता है कि भूमिधर द्वारा समर्पण, ठीक ना, भूमिधर द्वारा समर्पण, भूमिधर द्वारा समर्पण, इसका मतलब क्या होता है। तो इसमें दो बातें बताई गई हैं, इसका सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। ठीक है, सबसेक्शन 1 क्या कहता है, चलिए हम लोग जानते हैं कि भूमिधर द्वारा समर्पण क्या है। कह रहा है कि भूमिधर किसी जोत या उसके किसी भाग में अपने, भूमिधर का जो कोई जोत है या कोई, मान लीजिए ये इतनी भूमि है किसी भूमिधर की, ठीक है, और उस भूमि में, इस भूमि में जो इस भूमिधर की जोत है उसकी वो जमीन है। ठीक है, कह रहा है उस भाग में अपने हित का समर्पण तहसीलदार को ऐसा करने के अपने आशय की सूचना देते हुए लिखित आवेदन देकर और उस पर अपना कब्जा छोड़कर कर सकता है, चाहे ऐसी जोत पट्टे पर दी गई हो या नहीं। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर कोई ऐसा भूमिधर है और वह भूमिधर जो उसका हित है वह अपना समर्पण तहसीलदार को, ठीक ना, लिखित आवेदन देगा, लिखित आवेदन दे करके उसे क्या करेगा, अपना कब्जा छोड़ सकता है। और चाहे वह भूमि, ठीक ना, उस भूमिधर की हो या वह भूमि पट्टे की हो, ठीक है, वह उसे क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, यानी भूमि का समर्पण कर सकता है। कैसे कर सकता है, वह तहसीलदार को लिखित आवेदन दे करके। पहली बात सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि सबसेक्शन 2 कह रहा है कि जहां किसी जोत का केवल हिस्सा यानी केवल अंश, किसी भी जोत का केवल अंश समर्पित किया गया हो, वहां तहसीलदार ऐसे भूमिधर द्वारा दे भू राजस्व को प्रभाजित करेगा। ठीक है, प्रभाजित करेगा, किनको, भू राजस्व को यह प्रभाजित करेगा। ठीक है, अब इसमें नियम 110 क्या कह रहा है, करा संबंधित नियम 110 है। 110 देखते हैं हम लोग नियम क्या है। नियम 110 क्या है, कह रहा है संबंधित नियम। संबंधित नियम में देखिए क्या प्रावधान किया गया है, हम लोग देखते हैं। संबंधित नियम में यह प्रावधान किया गया, अपनी जोत या उसके किसी भाग को समर्पण के लिए भूमिधर द्वारा धारा 118 के अंतर्गत तहसीलदार को आवेदन दिया जाएगा, जिससे निम्नलिखित विवरण होंगे। अब देखिए, अगर वह भूमि को छोड़ रहा है और तहसीलदार को लिखित आवेदन दे रहा है तो उसमें क्या क्या विवरण होंगे, यह नियम 110 में बताया गया है। उसके लिए क्या क्या नियम, ठीक ना, क्या क्या विवरण होंगे, क्या क्या उसमें दिया जाए। कर आवेदक का नाम, उसके पिता का नाम और पता। जो आवेदक होगा, जो इस भूमि को परित्याग का समर्पण करना चाहता है तहसीलदार को लिखित आवेदन देकर के, वह क्या कर सकता है,
उसका नाम होगा, उसका पता होगा, उसके पिताजी का नाम होगा और उसका पता होगा। आवेदक धारा 74 के खंड ख अथवा खंड ख से संबंधित श्रेणी में आता है। अब धारा 74 की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि उसमें सब सेक्शन 1 और 2 क्या है उसमें। ठीक है, कह रहा है जिस जोत का समर्पण किया जाना है उसका विवरण, यानी उसका गाटा संख्या, उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका एरिया कितना है और वह किस ग्राम किस तहसील में स्थित है। ठीक है, यह नियम 110 में है। कह रहा है दे भू राजस्व, और वह क्या होगा, भू राजस्व को दे होगा। क्या जोत का संपूर्ण भाग अथवा उसके किसी अंश का समर्पण किया जाना है, या जो उस भूमिधर के द्वारा जो उस जोत का संपूर्ण भाग उसको समर्पण किया जाना है या कुछ अंश समर्पण किया जाना है। ठीक है, ये छठवीं बात कह रहा, क्या आवेदक अपनी जोत का अकेला स्वामी है। अगर कोई इस नंबर में, इस जोत में अगर कोई अकेला स्वामी है, ठीक है, उस पूरे नंबर का अकेला मालिक है अथवा वह केवल सखातेदार है, सखातेदार होने की दशा में अन्य सखातेदार के नाम व पते। अगर कोई नंबर है, कोई गाटा संख्या, उसमें या तो अकेल है तो केवल उसी का नाम पड़ेगा समर्पण में, या अगर कोई और सखातेदार है तो उस नंबर में जो जितने भी सखातेदार रहेंगे सबका नाम और पता लिखा जाएगा, सबका विवरण दिया जाएगा। सातवीं बात कह रहा है, क्या जोत किसी भार से युक्त है, जोत किसी भार से युक्त है कि नहीं, यानी जो जोत है, जोत की संख्या है, वह किसी भार से यानी उस पर बंधक है कि नहीं। यदि हाँ तो उसका विवरण, यदि बंधक है तो उसका विवरण, किस बैंक से बंधक है, कैसी बंधक है, किस प्रकार का लोन है, ये उसका विवरण दिया जाना है समर्पण में। ठीक, क्या जोत या उसका अंश किराए पर दिया गया है, या कोई जोत है या इसका कुछ अंश है, ठीक है, वह किराए पर दिया गया है या किसी व्यक्ति को हुंडा पर दिया गया है, ठीक है, या रेहन दिया गया है, सीधी सी भाषा में। यदि हाँ तो पट्टेधारी का विवरण, यदि उसे पट्टे पर दिया गया है तो उस पट्टेधारी का विवरण किनको दिया गया है, कौन लिया है। ठीक है, अगला है करा ऐसे समर्पण का कारण, और वह भूमि को समर्पण क्यों कर रहा है, ऐसा कारण दर्शित किया जाएगा। ये नियम 110 में है। ठीक है, नियम 111 क्या कहता है, नियम 111, इसमें अब नियम 111 है, कह रहा है सखातेदार, नियम 111 कह रहा है सखातेदार द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाना, यानी अगर सखातेदार भी इस भूमि में, इसमें कई लोगों का नाम है इस भूमि में, और वह भी इस भूमि को समर्पण करना चाहते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, नियम 111 के तहत कई लोग मिलकर के उस भूमि का समर्पण कर सकते हैं। ठीक है, नियम 112, नियम 112 क्या है, अब नियम इसमें दिया है 112। 112 कह रहा है समर्पण की प्रक्रिया, समर्पण की प्रक्रिया। अब समर्पण करने की क्या प्रक्रिया है, यह 112 में दिया गया है। इसमें 5 पॉइंट्स हैं, पांचों पॉइंट्स को हम लोग एक एक करके जानते हैं। पहला कह रहा है समर्पण के लिए प्रत्येक आवेदन तहसीलदार के समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाएगा अथवा पंजीकृत डाक से भेजा जा सकेगा। यानी समर्पण करना है, ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, लिखित आवेदन तहसीलदार को दिया जाएगा या लिख करके उसे डाक से, ठीक है, तहसीलदार को भेजा जाएगा। दूसरा, तहसीलदार अविलंब संबंधित भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष को नोटिस की एक प्रति भेजेगा जो आवेदक को बुलवाएगा तथा उसके हस्ताक्षर 2 गवाहों से सत्यापित कराएगा। ठीक है, पहला क्या होगा, पहला उस व्यक्ति के द्वारा, ठीक है, आवेदन किया जाएगा या कई व्यक्तियों के द्वारा जो इसमें सखातेदार हैं उन लोगों के भी द्वारा वहां
आवेदन किया जाएगा या डाक से भी भेजा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर वह डाक से पहुंच जाता है या आवेदन हैंड टू हैंड दिया जाता है तहसीलदार को, तो अविलंब तुरंत तहसीलदार उस पर क्या करेंगे, उसकी एक प्रति भूमि प्रबंधन समिति को भेजेंगे। अगर डाक से जाता है तो भूमि प्रबंधन समिति को भेजेंगे, नोटिस करेंगे, और वह भूमि प्रबंधन समिति उस आवेदक को, जो आवेदन किया उस आवेदक को बुलवाएगा और 2 गवाह बुलवाएगा और सबका हस्ताक्षर करके सत्यापित करवाएगा, ठीक है, कि क्या तुम लोग भूमि को वाकई में समर्पण करना चाहते हो कि नहीं। तीसरी चीज, भूमि प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भूमि पर आवेदक से कब्जा प्राप्त करेगा और उपनियम 2 के अंतर्गत संदर्भित नोटिस के साथ अपनी आख्या तहसीलदार को भेजेगा, ठीक है। और जब जो भूमि प्रबंधन समिति है, इतना होने के बाद जब उस पर क्या होगा, उस व्यक्ति से कब्जा लेगा और कब्जा लेने के बाद उसकी आख्या क्या करेगा, किनको भेजेगा, तहसीलदार को फिर वापस भेजेगा। अब इसमें कह रहा है कि तहसीलदार अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व, अब तहसीलदार उस पर फाइनल आदेश देने के बाद, देने से पहले, ठीक है, पट्टा धारक और बिलंग धारक को यदि आवश्यक हो तो सुनेगा। यदि पट्टा धारक या कोई ऐसे व्यक्ति के यदि कोई बात हो तो उसे वह सुनेगा, ठीक है। 5वीं बात, यदि किसी जोत के केवल किसी अंश का समर्पण किया जाना है, यानी इस जोत का केवल इतना ही हिस्सा अगर समर्पण किया जाना है तो तहसीलदार उसके भू राजस्व का भाग तय करेगा। और अगर इतना ही अगर मान लीजिए इतना ही अगर ये समर्पण करना चाहता है तो इसका अंश ये तहसीलदार महोदय नहीं इसको निर्धारण करेंगे, इसका भू राजस्व निर्धारण करेगा तहसीलदार, इसकी आख्या भू राजस्व को देंगे और भू राजस्व निर्धारण करेगा, तभी ये इतने अपने अंश का समर्पण कर पाएगा, ठीक है। कह रहा है करेगा, तद अनुसार अधिकार अभिलेख में संशोधन के लिए निर्देश देगा। अधिकार अभिलेख जो खतौनी होगी उसमें संशोधन के लिए देगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को एक बार और रिपीट मार लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।